आप सभी विद्यार्थियों को मेरी इस एकेरन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आप इस एकेरन एकेडमी पे देख रहे हैं अरुण सर को। और आज आपके बीच हम मैथमेटिक्स का एक मॉडल पेपर लेकर के आए हैं जिसमें 50 प्रश्न होंगे। जिससे मैं आज आप लोग के बीच जैसे कि प्रैक्टिस में करा रहा हूँ। लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, इस क्वेश्चन पर अगर ध्यान देंगे आप लोग तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु -3 और 5 जो है किस चतुर्थांश में है। -3 और जो 5 है वो किस चतुर्थांश में है। तो आप लोग को मैं बता दूं थोड़ा सा याद करने के लिए, याद को हम लोग ताज़ा कर ले। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं इसका साइन क्या होता है, प्लस प्लस होता है। इसका साइन क्या होता है तो माइनस प्लस होता है। और ये क्या होता है हमारा माइनस माइनस, ये क्या होता है प्लस माइनस। क्या होगा जी, क्या होगा जी, तो प्लस होगा और माइनस होगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इस चीज को। इसमें जो क्वेश्चन हमारा आपके बीच जो दिख रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन पर कि जो क्वेश्चन हम लोग को जो बीच में रिप्रेजेंट किया गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग कि ये जो क्वेश्चन है हम लोग का, जब इतना बड़ा जो क्वेश्चन आप लोग के बीच में दिखाया जा रहा है, कहता है कि -3 और जो 5 है वो कौन से में होगा। आप देख लिए ना कि -3 5 किस में होगा। तो ये होगा हमारा प्लस माइनस के बारे में समझ गए, यानी कि पहले माइनस है और फिर क्या है ये प्लस है, यानी कि सेकेंड में जाएगा, किसमें जाएगा सेकेंड में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा जी, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए तो क्वेश्चन में हमारा 2 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैसे परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन क्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखना है, 2 - √3 अपरिमेय है, √5 क्या है तो अपरिमेय है, √6 भी क्या है अपरिमेय है। लेकिन ध्यान से देखिए तो √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 2, यानी कि 2 क्या कहलाएगा इसका हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। इसलिए इसका जवाब हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखेंगे क्वेश्चन में हम लोग एक द्विघात समीकरण का घात होता है। एक जो द्विघात समीकरण से घात क्या होता है, तो आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए कि द्विघात समीकरण है, घात कितना होगा 2 होगा। अगर वह समीकरण त्रिघात होगा तो घात क्या होगा तो 3 होगा। अगर वह समीकरण रैखिक होगा तो क्या कहेंगे उसका घात 1 होगा। तो आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जो रैखिक बहुपद होगा उसका घात 1 होगा, द्विघात बहुपद होगा उसका घात क्या होगा 2 होगा, और जो त्रिघात बहुपद होगा उसका घात क्या होगा 3 होगा। इसलिए इसका जवाब क्या आ जाएगा 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 पर आप लोग चलेंगे, देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस क्वेश्चन पर कि इसमें देखिए तो आप लोग क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखिए कि साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। देखिए तो साइन 45 है, क्या है जी साइन 45 का जो वैल्यू आपको दे रखा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि साइन 45 के बाद ये साइन स्क्वायर क्या कर रहा है कि 45 है, और प्लस क्या है ये हमारा कॉस स्क्वायर क्या है 45 है। ध्यान से देखिए, देखिए तो दोनों में क्या है कि साइन स्क्वायर है कि नहीं और कॉस स्क्वायर है कि नहीं। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, दोनों का एंगल समान है कि नहीं, समान है सर। इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा हमारा 1। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर देखेंगे कि प्रायिकता का जो अधिकतम मान है से क्या होगा। प्रायिकता का जो अधिकतम मान है वह कितना होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग की प्रायिकता का जो मान है वो अधिकतम क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है, ध्यान से देखिए आप लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वह जैसे कि या तो 0 होता है या 0 से क्या होता है बड़ा होता है, 1 होता है या फिर 1 से क्या होता है छोटा होता है। तो इसमें से जो 1 जो होगा ना 1, उसको बोलेंगे उसका अधिकतम मान होता है। क्या होता है प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है 1, और सबसे न्यूनतम मान क्या होगा 0। जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आएगा तो 0 और 1 के बीच में हमेशा आएगा। किस में आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 0 और 1 के बीच में, देखते क्या पूछता है अधिकतम मान क्या होगा। तो अधिकतम मान क्या होगा इसका, हमारा जवाब क्या होगा ऑप्शन बी होगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। कहता है कि पाई है, पाई है क्या है जी? अब लोग ध्यान से देखेंगे कि पाई है, तो भाई पाई कैसा है? तो पाई क्या है? अपरिमेय है। क्या जी? अपरिमेय। इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? अपरिमेय। पाई क्या है जी? वो अपरिमेय है। कैसा है जी पाई? अपरिमेय। चलिए हम लोग आगे देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलिए हम लोग। 6 के बाद आगे बढ़ते हैं 7 पे। अगला जो क्वेश्चन हम लोग के बीच में है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहता है कि यह जो क्वेश्चन हम लोग के बीच में है इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा देखिए कि x² + 2x + 1 का एक शून्य क्या होगा? इसका एक शून्य के क्या होगा? एक तो तरीका है कि आप इसको जैसे कि डायरेक्टली आप बहुपद का शून्य निकालना चाहते हैं तो आप उसमें कुछ तरीका अपना सकते हैं, जैसे इसका फैक्टर निकाल के भी निकाल सकते हैं या फिर बिना फैक्टर के भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए हमारा इसमें x² है, क्या है जी? x² प्लस क्या है? 2x प्लस क्या है? 1 है। हम इसका फैक्टर निकाल लेंगे तो क्या जाएगा? x² प्लस क्या मिलेगा? x प्लस क्या मिलेगा? 1। यानी कि x जब कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमारा? x + 1 हो जाएगा। अब +1 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा? तो x + 1 मिल जाएगा। इसका फैक्टर हमको मिलेगा x + 1 इंटू क्या मिलेगा? x + 1। यानी कि इसका दो जो हमारा जो शून्यक होगा वो x का वैल्यू एक दोनों क्या जाएगा? -1 होगा। तो हम देखेंगे कि इसका जो एक शून्य क्या कहलाएगा? तो -1 होगा। क्या होगा जी? -1 होगा। फिर हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं तो देखेंगे कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए एक वृत्त पर, सोचिए अगर वृत्त पर बोले ना कि कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक वृत्त है तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं आप? इस पर बहुत सारा, कोई विद्यार्थी इधर से ऐसे खींच देगा, कोई बोलेगा कि सर ऐसे खींच दिए। इस एक वृत्त पर क्या होता है? तो अनंत क्या होगा? अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्या खींची जा सकती है जी? अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन को हम लोग कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा? क्या पूछ रहा है जी? इसका परिसर क्या होगा? तो जब परिसर जब भी हमको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में तो विशेष इस पर सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए परिसर कैसे निकालते हैं हम लोग। आइए हम लोग परिसर के बारे में समझते हैं। ये परिसर जो होता है वो निकलता कैसे है हमारा परिसर? चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसको, परिसर को हम कैसे निकालते हैं। ध्यान देंगे इस परिसर के बारे में कि जो बड़ा मान होगा ना उसमें छोटा मान को क्या करेंगे? घटा देंगे। परिसर में क्या करते हैं कि बड़ा जो मान होता है उसमें से क्या करते हैं? छोटा मान को क्या करते हैं? घटा देंगे। जो घटा के हमारा जवाब आएगा क्या कहलाएगा जी? परिसर। क्या कहलाएगा? परिसर। तो देखिए बड़ा मान इसमें कौन है? तो 30 है। सबसे छोटा मान इसमें कौन सा दिख रहा है? सर 9 है। जब 30 में से 9 घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमारा? सर 21 मिलेगा। देखो तो 21 इस ऑप्शन में है। अब ध्यान से देखिए हमारा क्या जवाब होगा? 21 होगा। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन में, देखिए तो क्वेश्चन क्या कहता है कि sin 90 - थीटा, sin 90 जो थीटा है वो बराबर होता है, भाई किसके बराबर होता है? तो sin 90 जो थीटा होता है, याद रखेंगे कि साइन जो होगा वो कॉस में जाएगा और जो कॉस होगा वह साइन में होगा। और ध्यान दीजिएगा इसका साइन का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। हमने जो यहाँ पर जो साइन का जो इस्तेमाल किया है, ध्यान से थोड़ा देखिएगा इसको, तो इसका मतलब होता है कि साइन कॉस में और कॉस साइन में, और टेन किस में जाएगा? तो कॉट में, और कॉट किस में जाएगा? तो टेन में, सेक किस में जाएगा? तो कॉसेक में, और कॉसेक किस में जाएगा? तो सेक में जाएगा। जब भी 90 - थीटा होगा, ध्यान दीजिएगा 90 - थीटा जब भी होगा या 90 + थीटा होगा तब क्या होगा? ये हमारे हमेशा क्या होगा? साइन वाले कॉस में जाएगा, कॉस वाले किस में जाएगा? साइन में जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। साइन है, साइन किस में बदलेगा? तो कॉस में बदलेगा। और यहाँ थीटा है तो क्या लिखेंगे? थीटा। जो यहाँ पर थीटा की जगह पर दिखेगा हम उसको लिख देंगे। तो साइन 90 - थीटा क्या होगा? कॉस थीटा थी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, कहता है जो अगला हमारा जो प्रश्न है उस पर सोचेंगे हम लोग। देखिए क्या कहता है कि किसी घटना ई के लिए
किसी घटना ई के लिए, ध्यान से देखिए इसको, किसी घटना ई के लिए पी प्लस पी ई डैश जो है क्या होगा। तो देखिए इसको बोलते हैं घटना की प्रायिकता। आई क्या होता है, पूरक घटना की प्रायिकता। तो किसी घटना की प्रायिकता और पूरक घटना की जो प्रायिकता का जो योग होता है हमेशा क्या होगा जी, तो 1 होगा। क्या होगा जी, 1 होगा। इससे क्या होगा जी, 1। याद रखेंगे, इसका जवाब हमारा क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे चलते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे कि भाई बहुलक क्या होगा। तो देखिए तो इसमें से जो संख्या बार बार आएगा, जो संख्या ज्यादा बार रिपीट करेगा, हम उसको क्या कह सकते हैं, बहुलक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी, बहुलक बोलेंगे। जो संख्या यहाँ पर बार बार रिपीट करेगा हम उसको क्या कह सकते हैं, बहुलक कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए तो जब क्या होगा हमारा बहुलक क्या बोलेंगे इसको, ध्यान से देखिए हम लोग इसमें, ध्यान से देखिए कि सबसे बड़ा इसमें सबसे कौन सा ऐसा अंक जो बार बार रिपीट हुआ है। आप 11 को देखिए, 1 बार है, 2 बार है, कितना बार है, 3 बार है। बाकी जितना भी जो अंक दिख रहा है वो सब के सब इससे कम बार नहीं दिख रहा है। जैसे 10 1 बार है यहाँ, और 5 भी कितना बार, 1 ही बार है। 9 एक बार, एक बार कितना बार, 2 बार है। लेकिन 11 क्या है, इसमें अधिकतर बार रिपीट किया, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 11 होगा। क्या होगा इसका बहुलक। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग आसानी से बना पाएंगे कि जब भी बहुलक आपसे पूछेगा तो करना क्या है हम लोगों को, बस ध्यान से यही रखना है कि जिसकी बारंबारता अधिक या जो आंकड़ा में सबसे अधिक बार रिपीट करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, तो बहुलक कहलाएगा। अब देखिए कहता है कि निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद नहीं है तो देखिए इसका जैसे जो वेरिएबल है उसका घात क्या है, पॉजिटिव है, ये बहुपद है। इसका भी जो यहाँ पर वेरिएबल है उसका घात क्या है, पॉजिटिव है, तो बहुपद है। अब ध्यान देंगे कि इसका तो जो इसका जो वेरिएबल इसका पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ जो देखें आप लोग x के पावर क्या लिखा है 1/2। ये पॉजिटिव है लेकिन ये फ्रैक्शन भी है, क्या है, तो फ्रैक्शन है। तो याद रखेंगे अगर किसी भी बहुपद के जो वेरिएबल जो होता है उसका जो आप ध्यान देंगे उसका जो पावर होता है वह पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, वह पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन हो जाता है और निगेटिव हो जाता है तो हम कह सकते हैं वह किसी भी हाल में वह बहुपद नहीं कहलाएगा। इसलिए जवाब हमारा क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा कोई इस तरह से बोर्ड में आपको, तो ये बिल्कुल फ्री वाला नंबर है। देखिए तो साइन है तो कॉस है कि नहीं, सर अगर साइन है तो कॉस है, तो दोनों का एंगल जोड़ के देखना लो कितना हो रहा है। अगर दोनों का एंगल जोड़ेंगे 90 डिग्री हो जाएगा, तो जवाब क्या हो जाएगा 1। हम आपको बताए थे कि साइन वाले किस में होता है, याद रखिएगा कि साइन वाला जो होता है हमारा साइन कॉस में, और कॉस किस में होता है, साइन में। लेकिन याद रखेंगे 90 माइनस क्या आता है, 90 डिग्री माइनस क्या, थीटा पे चेंज करता है। साइन वाले कॉस में और कॉस वाले साइन में, टेन वाले कॉट में और कॉट वाले टेन में। याद देखो तो साइन है तो कॉस है कि नहीं, दोनों का एंगल को जोड़ो तो कितना है, 5 या 5 10, 5 या 3 8 है, कितना 9, 90 यानी कि कितना जाएगा 90। अगर साइन कॉस होगा और दोनों का जब एंगल जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, तो हम इसका जवाब क्या दे देंगे, हम 1। क्या देंगे 1। तो देखिए तो इसका ऑप्शन बी है कि नहीं आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 में कि कहता है कि AP -3 है, उसके बाद 1/2 है। ध्यान से देखेंगे -3 है, 1/2 है, -1/2 है और 2 है का 11वां पद क्या होगा। तो जरा देखिए तो इसका ए मतलब यहाँ का जो फर्स्ट टर्म इसका है वह कितना है जी, तो -3 है सर। अच्छा डी कितना है जी, तो -1/2 -3 है, तो माइनस माइनस क्या जाएगा, +3 हो जाएगा। अब ये 3 में से -1/2 माइनस करेंगे, इसका एलसीएम निकालो तो क्या मिलेगा 2 आएगा, -1 + 3 दूना 6, यानी कि कितना मिलेगा आपको 5/2। टी निकलेगा नहीं निकलेगा। तो आपको कहता है 11वां पद, तो T11 आप निकाल सकते कि निकाल सकते हैं जनरल टर्म से। तो T11 क्या होता है, तो ए अब प्लस कितना आता है 10D। अब बताइए तो ए के मान कितना है, तो -3 है, +10 और डी का मान कितना है, तो 5/2 है। तो ध्यान से देखिए ये 2 से काट देंगे तो 2 × 5 = 10 हुआ कि नहीं होगा, होगा सर। अब बताइए कि -3 और +25, अब 25 में से -3 जाएगा तो कितना होगा 22। अब बताइए कि इसका 11वां पद कितना होगा, 22 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका 22 क्या होगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
आगे देखिए तो क्वेश्चन हमारा 16 में कहता है कि बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। जरा देखिए तो इसमें a कितना है जी 4 है, b कितना है तो -4 है, c कितना है तो 1 है। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, क्या निकालना है जी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या आता है c/a। आप ही बताइए कि c का मान क्या है तो 1, a का मान क्या है तो 4, तो 1/4 इसमें से कौन सा ऑप्शन है 1/4 क्या इसका b है कि नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन पे, कहता है कि एपी का पहला पद, एपी का जो पहला पद है ए है और इसका सार्व अंतर क्या है तो डी है। पहला पद क्या है तो ए है, सार्व अंतर क्या है तो डी है। तो पूछता है कि इस एपी का एनवा पद क्या है, तो ये तो इसमें तो कुछ जाने नहीं है, आपको फॉर्मूला ही पूछ दिया है कि एपी का एनवा पद क्या होगा। तो एपी का एनवा पद क्या होता है, एपी का एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी का एनवा पद क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कहता है कि 1/√3 जो है 1/√3 है वह किसके बराबर है। ये पूछ रहा है आपसे कि जो 1/√3 जो है ना वो किसके बराबर है, क्या जी किसके बराबर है। ध्यान से देखिए 1/√3 जो है इसे किसके बराबर है, तो देखिए आपको बताना पड़ेगा किसके बराबर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए थोड़ा सा रात्रि में हम क्लास आप लोग का वीडियो रिकॉर्ड कर पाते हैं कि दिन भर क्लास चलता है, शाम को ही मौका मिल पाता है। और शाम के देखिए ये जो मस्कीटो वगैरह जो है फ्लाई वगैरह जो है मक्खी और मच्छर दोनों मिल करके हमको परेशान करते हैं, है ना। आप लोग के पास कोई ऐसा व्यवस्था हो जिससे ये भाग जाए तो बताइएगा, है ना। मच्छर की व्यवस्था तो कर दिए है, भाग जाएगा मैक्सो जला देंगे तो। और ये क्या है मक्खी बार बार हमको हैरान करके परेशान कर देता है, जो वीडियो बनाने में भी परेशानी होती है। चलिए आगे देखते हैं। 1/√3 जो होता है ध्यान से देखिए 1 क्या है √3। तो 1/√3 क्या मान होता है भाई, ध्यान से देखना हम लोग को। साइन 30 का मान क्या होता है तो 1/2। टेन 30 का मान क्या होता है देखो तो भाई 1 क्या होता है √3। टेन 60 का मान क्या होता है तो √3। अब बताइए साइन 60 का मान क्या होता है तो √3/2। तो आप ही बताइए इसमें से सबका मान आपके सामने लिख दिया तो जवाब कौन होगा इसका जी। तो टेन 30 का वैल्यू क्या आता है 1/√3। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके बीच है जरा ध्यान से देखना आप लोग, कहता है थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको कि अर्धगोले का किसका जी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है तो 3πr²। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है जी, क्या बोलेंगे हम लोग 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा जी तो 3πr²। अब ध्यान से देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके बीच में है जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ख्याल करेंगे, थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे आप लोग तो पता चल जाएगा आप लोग को, है ना। ये जो क्वेश्चन हम लोग के बीच जो है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए ये क्या कहता है ऐसे। थोड़ा सा ध्यान देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा इस पर थोड़ा विचार आप लोग कीजिए, है ना। विचार थोड़ा सा कीजिए ये क्या कह रहा है ऐसे। √2 cos थीटा बराबर क्या है 1। तो पूछता है कि थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान क्या होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए √2 cos थीटा बराबर 1 है, यानी कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1 क्या मिलेगा √2। तो भाई तो cos थीटा में किसका मान 1/√2 होता है, cos 45 का जो मान होता है वह 1/√2 के बराबर होता है, यानी कि थीटा का मान क्या हो गया आपका 45। देखिए तो इसमें थीटा का मान क्या होगा 45। आगे बढ़िए हम लोग थोड़ा सा देखिए, कहता कि यदि ध्यान से देखना आप लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे ये क्वेश्चन को। कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम आपको इससे पिछले वाला जो वीडियो होगा
जो बिल्कुल हमने लिखा है कि एक क्लास और पोलिनोमियल का एमसीक्यू बिल्कुल क्लास। आप जाएंगे उस वीडियो पर तो जरूर आपको ये मिलेगा, और ये बहुत ही आसान तरीके से आपको वहां पर दिखाई देगा। देखिए क्या कहता है इसमें, ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ पर ए का मान जरा देखो तो क्या कह रहा है, 1 है। बी का मान क्या है तो -3 है। सी का मान क्या है तो क्या है, 5 है। हमसे क्या पूछता है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा, और ऊपर में होगा अल्फा प्लस क्या, बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या आता है तो -b/a, तो -b तो -3 अब बटा कितना, 1। अल्फा इंटू बीटा तो c/a, मतलब कितना जगह 5/1। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 3/1, ये उलट क्या हो जाएगा 1 बटा कितना 5, यानी कि क्या मिलेगा आपको 3/5। तो बताइए कि 3/5 कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो ऑप्शन क्या है, सी है हमारा। क्या है जी, ऑप्शन सी है 3/5। आगे देखिए क्वेश्चन, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। हम लोग कहता है कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दोनों मूल बराबर हो। क्या कहते हैं जी, तो दोनों मूल क्या है, बराबर हो। अच्छा दोनों मूल बराबर होगा तो पूछ रहा है कि तो द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होगा। जब दोनों मूल बराबर होता है ना, तो जो विवेचक होता है से क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यानी कि क्या होता है, d इक्वल टू क्या होता है बुआ जी, 0 होता है। d का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है जी, d का वैल्यू 0 होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, कहता है कार्तीय तल में कोई दो बिंदु, तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 में कोटि का मान क्या होगा। तो बुआ ध्यान रखना कि पहला वाला को हम बोलते हैं भुज और दूसरा वाला को क्या बोलते हैं, कोटि। पहला वाला को क्या बोलते हैं, भुज, और दूसरा वाला को क्या बोलते हैं, कोटि। तो बताइए, तो भुज इसमें हमसे पूछ रहा है कौन चीज, कोटि। तो कोटि क्या होगा इसका जवाब, माइनस क्या होगा 4। कोटि क्या होगा इसका, -4। तो आगे देखिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर हम लोग। अब देखिए कितना आसान है हम लोग का ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है किसी घनाभ की लंबाई क्या कहता है कि एल है। क्या है, घनाभ की लंबाई एल है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई क्या है, एच है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, तो ये तो बिल्कुल फॉर्मूला ही आपसे पूछ रहा है कि घनाभ की जो आयतन है वो क्या होगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है जी, तो LBH। क्या होता है जी, घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। क्या रखेंगे, अब बताइए ये क्या होता है, √L² प्लस b² प्लस h² क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है। क्या होता है जी, घनाभ का विकर्ण होता है। ये 2LBH का मतलब क्या होता है कि जो आयतन आता है उसका दुगुना है ये। अब देखिए तो यहाँ पर लिखा है 2 × LB प्लस BH प्लस HL या फिर LH। ये घनाभ का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है जी, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिए, कहता है कि एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC कैसा है, समकोण त्रिभुज है। इसका कोण भी क्या है, 90 डिग्री है, और कोण A क्या है तो 40 डिग्री है। तो हमसे क्या पूछा है कि कोण C कितना होगा। देखिए बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है जी, 180 डिग्री। कितना होता है जी, 180 डिग्री। तब बताइए 180 डिग्री है तो 90 में 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 130। बताते 130 में कितना जोड़ देंगे कि 180 हो जाएगा, 50। क्या होगा, 50। यानी कि इसका जो अगला जो कोण C का मान है कितना डिग्री है जी, तब 50। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ध्यान देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन जब भी आपका प्रश्न पूछे ना बोर्ड में, तो बिल्कुल सावधान रहना। देखिए ये यहाँ भी tan है, ये भी tan है और ये भी tan है, 4 गो tan है। तो बताइए कि 2 गो जो tan है इसका 20 वाला का 70 से मैच करा दो। ध्यान से देखो, 20 वाला को अगर 70 से मैच करा दिया, आप 65 वाला को 25 से मैच करा दिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं। क्या कोई दिक्कत है, तो नहीं भाई, दिक्कत कुछ भी नहीं है। देखिए कैसे मैच करा रहे हैं हम लोग, इस पर ध्यान दीजिए कि 25 वाला को 65 से मैच करा दिए, आप 20 वाला को किससे मैच करा दिए, 70 से। अब बताइए तो दोनों tan में है, मतलब यो के बदल देंगे तो tan × cot हुआ कि नहीं।
अब याद कीजिए कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1। ऐसा गुना में अगर दे देगा तो देखना कि दोनों का एंगल जब जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए, और सब गुना में है तो मतलब इसका मान क्या हो जाएगा 1, और फिर इसका मान क्या हो जाएगा तो 1, और 1 में 1 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हुआ कि नहीं होगा। इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, जरा जरा याद कीजिए कि जिस संख्या के केवल और केवल 2 ही फैक्टर होंगे उसको क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, अभाज्य संख्या बोलेंगे। कि जिस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर हो उसको क्या बोलेंगे हम, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो बताइए 10 का 2 फैक्टर होगा, 10 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 10 से, तो ये अभाज्य संख्या होगा। 21 बताइए तो किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, इसके बाद क्या कटेगा 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 21 से कटेगा। इसका 1 से अधिक 2 से अधिक हुआ कि नहीं हुआ। 11 जो एक संख्या बताइए तो 1 से कटेगा, स्वयं 11 से कटेगा, इसका क्या फैक्टर हुआ, तो 2 ही फैक्टर। तो जिस संख्या के जब 2 ही फैक्टर होंगे क्या कहलाएगा आपस में, अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, अभाज्य संख्या। चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन डी पर ध्यान दीजिए। इसका कितना होगा जैसे फैक्टर, तो 1 होगा, इसके बाद क्या होगा 5 होगा, 7 होगा, लास्ट में क्या होगा 35 होगा, यानी कि 2 से अधिक है ना। जवाब हमारा ये भी सही नहीं होगा। चलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा। आगे देखिए तो क्वेश्चन में हम लोग कहता है कि क्वेश्चन में कह रहा है, आप लोगों से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, तब कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस क्या है, 1 प्लस क्या है, ये tan स्क्वायर थीटा है। आप पूछता है कि क्या होगा, तो 1 प्लस कॉट क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है जी, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan क्या होता है, तो सेक स्क्वायर क्या होता है थीटा। क्या होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा। तो बताइए सेक को जब ऊपर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक को नहीं चलेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा इसका, डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पर चलते हैं। देखिए बोर्ड में कितना बार पूछा जा चुका है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या कहलाएगी। देखिए उस वृत्त की त्रिज्या द्विमात्रक होगा। अब देखिए कैसे होगा, परिमाप यानी कि क्या होता है 2 पाई आर, क्षेत्रफल मतलब क्या पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 2 पाई आर को लिख सकते हैं 2 गुने पाई गुने क्या आर, ऐसे लिख सकते हैं पाई गुने आर गुने क्या, तो आर। ध्यान से देखिए बुआ, एक आर से एक आर कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, तो 2 बराबर क्या दिखेगा आपको आर, मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगा द्विमात्रक। क्या कहलाएगा जी, द्विमात्रक। आगे बढ़िए, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कहता है अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है उस पर ध्यान दीजिए। बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, क्या होगी जी, 2 3 की जो दूरी है वह मूल बिंदु से हमको ये बतलाना है कि क्या होगा। इसकी जो दूरी है वो मूल बिंदु से, जब भी मूल बिंदु से बोलेगा ना जिस बिंदु का, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और 3 का स्क्वायर कितना लगा, तो 9, 9 में 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा अंडर रूट कितना, क्या होगा 2। ये समझ गए चीज को कि जब भी किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो हम उसका क्या कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ उसका अंडर रूट करके स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, माने कि रूट अंडर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे आगे, सिंपल क्वेश्चन देखिए पूछा है कि 2 संख्याओं का HCF 15 और एलसीएम कितना है 90। 2 संख्याओं का जो HCF है से 15 है और एलसीएम क्या है 90, तो संख्या गुणनफल क्या होगा भाई, अभी पहले ही से हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात पर, थोड़ा सा याद करेंगे ध्यान से कि मौसा गुने लौसा
क्या पढ़े थे, मौस गुने लस, अब बराबर पढ़े थे हम लोग पहली संख्या गुने क्या पढ़े थे जी सर, पढ़े थे दूसरी संख्या। मौस गुने लस बराबर क्या पढ़े थे सर, पहली संख्या ने दूसरी संख्या। तो कहता है कि मौसा 15 है कि नहीं और लौसा 90 है कि नहीं। यही पूछ रहा है कि दो संख्या का गुणनफल क्या होगा, था 15 नमा 135 यानी कि 1350 क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 1350, यानी कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका जवाब हो जाएगा जी, ऑप्शन सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इस पर तो नहीं ध्यान देने की जरूरत है कि 2 थीटा बराबर क्या है जी, 2 थीटा बराबर कहता है कि 60 डिग्री, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो अगर 2 से काट दिया जाए इसको तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो बताइए साइन और थीटा मतलब क्या 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू क्या आता है 1/2। देखिए तो 1/2 बी में है कि नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देंगे, कहता है कि पी और पीबी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी से पीए जो है 8 सेंटीमीटर है और एंगल एपीबी जो है 60 डिग्री है। देखिए पीए 8 है तो पीबी भी कितना हो जाएगा 8 होगा कि नहीं होगा। अगर पी से पीए ध्यान से देखिए, यहां से इसकी दूरी अगर 8 बता रहा है तो इसकी भी दूरी कितना होगा 8 ही होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर इसको हम केंद्र मान लेते हैं, यहाँ से इस पर लंब जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ पर इसका लंब जाएगा ना। तो बताइए यहाँ से अगर हम इस पर सीधा रेखा खींच दिए तो इधर वाला कितना हो जाएगा तो 30 डिग्री, और इधर वाला कितना होगा तो 30 डिग्री, आई वाला बताइए कितना होता है तो 90 डिग्री। क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा क्या करता है ना, लंब जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो केंद्र से लंब डाल दी थी 90 डिग्री हो गया, तो 90 में 30 जोड़ देंगे तो 120, तो बच्चा कितना हो जाएगा बोलिए फिर से 120 में अगर हम जोड़ देंगे 60 तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए तो पूछता क्या है कि पीबी की लंबाई क्या होगी। भाई हमको तो इतना जोड़ना ही नहीं था कि भाई बाह्य बिंदु से वृत्त के, मतलब याद रखना है हम लोग की बात को कि किसी बाह्य बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उस स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है बाह्य बिंदु से दोनों क्या होती है समान। यानी कि यहाँ पर ही बिंदु P है और इसकी लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर कह रहा है तो ध्यान दीजिए कि ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर होगा। हमको इतना तो जाना भी नहीं था डीपली में, चलिए चलेगा तो कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ के देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का थोड़ा सा आगे है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि कहता है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल क्या होगा। पांच, जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटेगी, क्या करेगी, एक रेखा जो है दूसरी रेखा को क्या करती है काटती है, तो किसी एक बिंदु पर काटेगी, किसी एक बिंदु पर काटेगी। तो जब काटती है किसी एक बिंदु पर तो उस कटान बिंदु को प्रतिच्छेदन बिंदु बोलेंगे। और इसका हल क्या होगा तो केवल एक हल होगा था। क्या था जी, केवल एक हल क्या होगा। देखिए तो एक हल यानी कि ऑप्शन हमारा क्या होगा इसका डी होगा। चलिए अब ध्यान से देखिए हम लोग कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। इसको किसने कहा भाई, इसको किसने कहा, आपको बतलाना है कि ये किसने कहा। इसको भाई जो बात बताया जा रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है हमेशा सदैव समान रहता है, किसने कहा, क्या आर्यभट्ट साहब ने कहा, क्या यूक्लिड ने कहा, क्या थेल्स ने कहा, या फिर पाइथागोरस ने कहा। हमारे समझ से तो थेल्स साहब कहे थे। क्या होते जी थेल्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। मान के चलिए ऐसा कोई चक्रीय चतुर्भुज बना दिए और यहाँ इसके अंदर में चक्रीय चतुर्भुज है। अब मान के चलो इसका नाम हम ए दिए, इसका नाम बी दिए, इसका नाम सी दिए, इसका नाम क्या दिए डी।
तो जो एंगल ए है इसके सामने कौन होगा, तो एंगल सी होगा। एंगल ए के सामने क्या होगा, तो एंगल सी होगा। और जब एंगल सी होगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 180 डिग्री हो जाएगा। बताइए हमारा। अच्छा देखिए आगे देखिए हम लोग, कहता कि दो गोले के आयतन का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया है जी, दो गोले के, ध्यान से देखिए, दो गोले के आयतन का अनुपात 125 अनुपात 27 हो तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बताइए, वह V1 का जो रेशियो है V2 का 125 अनुपात क्या है, 27 है। इसका R1 का जो रेशियो होगा जो हम निकालेंगे तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 125 का 5 जाएगा घनमूल, 27 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पूछता है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो हम R1 के स्क्वायर और रेशियो R2 का स्क्वायर कर देंगे। क्षेत्रफल में क्या होता है, गोला का पाई स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। बताइए तो 25 अनुपात 9 कौन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी होगा। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कदे कॉस थीटा बराबर x है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, बताइए आप ही लोग। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा क्या, कॉस थीटा। तो 1 और बटा में कॉस थीटा का मान क्या है, x। तो 1 बटा x, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी। चलिए इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए तो यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के नियामक दिया हुआ है हमारा, तो कहता कि त्रिभुज के केंद्रक का नियामक क्या होगा। त्रिभुज का जो केंद्रक होगा उसका नियामक क्या होगा, जो सेंटर। देखिए तो त्रिभुज ऐसा ही ना होगा, इसके अंदर में नहीं केंद्रक होगा जी, केंद्रक का नियामक। तो ध्यान से जरा देखिए आप लोग, केंद्रक का जो नियामक हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो चलिए हम लोग थोड़ा उस पर विचार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, केंद्रक। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे केंद्रक का, तो सबका पहला पहला वाला टर्म क्या करना है, जोड़ देना है और 3 से भाग कर लेना है। और दूसरा दूसरा वाला जो टर्म है जोड़ के क्या करना है, 3 से भाग करना है। तो 2 प्लस 0 तो 2 और 2 प्लस 4 तो 6 और 6 बटा 3 तो कितना हो जाएगा, 2 हुआ कि नहीं होगा। अब बताइए 4 प्लस 6 10 और 10 में से जाएगा तो 9 और 9 बटा 3 यानी कि कितना जाएगा, तो 3, यानी कि 2 कौमा क्या हो जाएगा, 3। इसलिए त्रिभुज के केंद्र का नियामक क्या हो जाएगा हमारा, 2,3। आगे देखिए, देखिए तो कहता कि n पदों वाले एपी का योग दिया हुआ है। n पदों वाले एपी का हमको योग दिया है और कहता है कि उसका छठवां पद कौन सा होगा। कौमा जो पद होगा वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा होगा। ध्यान से देखिएगा, छठा जो पद होगा वो हमको कौन सा है निकालना पड़ेगा कि भाई कौन से इसका पद है। n पदों का योग दिया है, n पदों का योग दिया है। थोड़ा सा देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए इसमें क्या करना है हम लोगों को, एक बात देते हैं, ध्यान से देखिए कि हमको एन दिया है कि नहीं दिया है सर। क्या दिया है, तो एन स्क्वायर प्लस 2n और प्लस क्या 1। तो एस n माइनस 1 निकाल देंगे तो कोई दिक्कत, जहां जहां n होगा तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 है तो रह जाएगा। निकालो n माइनस 1 का, तो n स्क्वायर होल स्क्वायर खोल लो इसका, तो 2n हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, आई प्लस क्या आएगा 2n माइनस क्या 2 प्लस क्या आएगा 1। 2n प्लस में 2n माइनस में तो कर जाएगा, ये n स्क्वायर आई माइनस 2 प्लस 1 दोनों का क्या जाएगा 1 हो जाएगा। तो बताइए कि t1 जो है क्या होता है, t1 क्या होता है बताइए आप लोग। अगर इनवा पद आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा याद कीजिए, एस एन होता है और एस एन माइनस क्या होता है 1। एस एन क्या है एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस क्या है 1 है। अब बताइए अब माइनस क्या होगा एन स्क्वायर हो जाएगा, तो एन स्क्वायर से फिर एन स्क्वायर कर जाएगा तो क्या बचेगा 2n प्लस 1। तो बताइए कि tn कितना निकल के आ गया हमारा 2n प्लस 1। और छठा चाहिए तो इसमें 6 रख देंगे n का मान, तो 2 गुने 6 प्लस क्या आ जाएगा 1, तो 6 दूना 12, 12 प्लस 1 मतलब कितना आ जाएगा 13। तो देखिए तो इसमें से 13 ऑप्शन है कि नहीं, 13 ऑप्शन। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए तो
अगला जो क्वेश्चन है इस पर ध्यान देने की चीज है, जरूरत है कि दो समरूप त्रिभुजों के, इसके जी दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए भाई, जब त्रिभुज के भुजा का अनुपात दे करके आपसे उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, आपसे उसका क्षेत्रफल का अनुपात जब पूछेगा, आप क्या करेंगे, उसका क्या कर देना है हम लोग को, स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है जी, बस उसका हमको स्क्वायर कर देना है। क्या निकालना है जी हम लोग को, उसका स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है हम लोग का से, तो ध्यान से देखिए इस चीज को, है ना। देखिए क्या दे रहा है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्गों का हमको, देखिए त्रिभुज की भुजा का अनुपात दिया हुआ है और निकालना क्या, क्षेत्रफल के अनुपात। तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रेशियो 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी कि हमारा जवाब क्या हो जाएगा 9 अनुपात क्या होगा जी 25 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हम लोग को 43 पर देखते हैं कि बिंदु 4, -1 और बिंदु 2, 3 इसके बीच की दूरी आपको निकालना है। क्या करना है, इसके बीच की दूरी आपको निकालना है। तो चलिए भाई, हम बीच की जो दूरी है वो कैसे निकाल पाएंगे, चलिए हम लोग देखते हैं इसके बीच की जो दूरी है हम कैसे इसको निकाल पाएंगे। देखिए भाई, हमको कहता है कि दूरी निकालना है, तो क्या करेंगे, हम रूट अंडर में लिखेंगे, 4 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस -1 और -3 का होल स्क्वायर। देखिए तो 4 में से -2 गया तो 2 और 2 का स्क्वायर कितना 4, और -1 और -3 तो -4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16, और 16 4 कितना जाएगा तो 20, और 20 को लिख सकते हैं 5 × 4, 5 का तो वर्गमूल होगा नहीं, इसीलिए क्या लिखेंगे 2 रूट अंडर कितना आ जाएगा 5, लेकिन 4 का वर्गमूल होगा लेकिन 2 रूट 5 होगा। तो देखिए तो 2 रूट 5 कौन है इसमें से, तो ऑप्शन क्या है इसका, डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए कि कहता है कि समीकरण 2√2y² + 5y + √2 का विविधकर बराबर होगा। तो इसका विवेचक क्या होगा ये बतलाना है कि भाई इसका विवेचक क्या होगा। तो विवेचक के लिए क्या निकालना पड़ता है, तो डी लिखिए, तो हम डी बराबर क्या निकाल सकते हैं b² और -4ac। तो बताइए तो b का मान क्या है इसमें 5, तो 5 का स्क्वायर, 4a का मतलब क्या है 2√2, 80 का मतलब क्या है √2, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, गुने 2 हो जाएगा, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा तो 16, अब 25 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, यानी कि इसका जवाब क्या हो जाएगा जी 9 हो जाएगा, यानी कि इसका विवेचक क्या हो जाएगा। आगे देखिए कहता है कि बिंदु 3, 4 क्या है जी 3, 4 और -3, 8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक। क्या करना है जी मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु निकालते हैं ना उसका जो नियामक होता है, ध्यान से देखिएगा, पहला को जोड़ दीजिए तो 3i -3 हो जाएगा बटा में 2, और दूसरा को जोड़ दीजिए या बटा में क्या कर दीजिए 2, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, 0 बटा 2 मतलब कथी 0, 4 + 8 कितना था 12, 12 बटा 2 मतलब कितना 6, देखिए 0, क्या हो जाएगा 6, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अब ध्यान से देखिए कहता कि एक मीनार का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर है, पर 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक मीनार का जो उन्नयन कोण है उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर है, तो मान के चलो कि मीनार ई है, इसका ये 21 मीटर है। अब बताइए कि यहाँ से जब इसको हम मिला देंगे तो ये कितना कर रहा है हमको, तो 30 डिग्री कर रहा है। पूछता है कि इसकी ऊंचाई क्या होती है, ये होगा कि बी होगा, ये क्या हो जाएगा सी। अब बताइए तो इसकी हमको ऊंचाई को क्या मान लेते हैं एच, तभी 30 डिग्री यहाँ हो गया तो ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो बताइए आप लोग को हम बताए थे कि इस तरह के क्वेश्चन जब देखेंगे तो दिया हुआ क्या है हमको BC मालूम है, निकालना क्या है हमारा AB, आई हमारा कोण बन गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हम निकाल सकते हैं tan थीटा।
देखिए 33 डिग्री का मान, तो लंब क्या होगा इसके लिए बोलिए, एच होगा, आधार क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 33 का मान क्या हो जाएगा जी, जरा बोलिए आप लोग, टेन जो 30 का जो मान होगा ये क्या होगा, देखिए भाई टेन 30 का जो मान होगा जरा उस पर हम लोग विचार करते हैं। टेन 30 का मान 1 क्या होता है √3 बराबर क्या जाएगा एच बटा कितना 21, गुना करेंगे तो √3h बराबर 21 होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा 21 बटा √3। जब इसका परमेकरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 √3 कितना 3, यानी कि जवाब क्या होगा 7 √3 कितना हो जाएगा जी 3। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं। अब कहता है कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त, दो भिन्न त्रिज्या वाला जो वृत्त है, मतलब दो ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या अलग अलग है, मान के चलो इसकी त्रिज्या क्या है सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए हमेशा क्या होंगे, तो दोनों वृत्त है तो दोनों क्या कहलाएगा समरूप कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कि दोनों वृत्त है, दोनों का रूप तो एक ही जैसा है, खाली त्रिज्या क्या है दोनों का अलग अलग है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, ये समरूप है। क्या है जी समरूप है। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन पर, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि कौशिक थीटा बराबर 5/3 है, यदि कौशिक थीटा बराबर 5/3 तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो ध्यान से देखिए कॉट थीटा का अगर फॉर्मूला याद करेंगे अंडर रूट में क्या आता है ये कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आता है 1, यानी कि 5/3 का स्क्वायर -1, 5/3 का मतलब क्या हो जाएगा ये 25/9 -1, इसका लघुत्तम करेंगे 25 - 9 बटा में 9 मतलब 16/9 और 16/9 का मतलब क्या हो जाएगा 4/3, इसका जवाब क्या मिलेगा 4/3, यानी कि 4/3 क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी डी। चलिए आज का क्लास आप लोग को हम यहीं पर छोड़ करके जा रहे हैं, फिर अगले दिन आप लोग को मैं बता पाऊंगा इसके आगे का जो एक्सरसाइज है मैं आपको करा पाऊंगा फिर, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम आपको भी जैसे कि आपको नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे जो 1 फरवरी से आप लोग के बीच आकर आएंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आप आज का क्लास मैं समाप्त करता हूँ। एक बार आप मेरे ओर से आप सभी से अनुरोध है, नम्र निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें और अपनी जो वीडियो है उससे आप अपना लाभ उठाएं, मैट्रिकुलेशन में अच्छे मार्क्स लाएं, यही हम प्रभु से दुआ करेंगे। जय हिंद, जय भारत।